India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिकों में न्यायाधीशों के रिक्त पड़े पदों पर अपनी चिंता प्रकट की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जिला अदालतों में जजों की कमी के कारण पॉक्सो एक्ट के अपराधों के लिए बनाए गए विशेष न्यायालय मुकदमों में देरी हो रही है। कोर्ट ने अफसोस जताया है कि भले ही विशेष न्यायालय बनाए गए थे, हालांकि अब उन पर जजों की कमी के कारण अत्यधिक बोझ है। इसलिए जजों की अपर्याप्त संख्या के कारण मुकदमे में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न निर्देश व्यावहारिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के संबंध में शुरू की गई स्वप्रेरणा कार्यवाही में ये मौखिक टिप्पणियां की। सीनियर एडवोकेट वीवी गिरी को इस मामले में न्यायालय ने न्यायमित्र भी नियुक्त किया है। उन्होंने पीठ को अवगत कराया कि त्वरित न्याय के लिए विशेष पॉक्सो न्यायालयों की स्थापना, अभियोजकों की नियुक्ति, प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षण आदि के संबंध में विभिन्न निर्देश पारित किए गए हैं। न्यायालय निर्देशों के अनुपालन की निगरानी कर रहा है। चूंकि मामला लंबे समय से सूचीबद्ध नहीं था, इसलिए गिरी ने प्रस्तुत किया कि अनुपालन हुआ या नहीं, इसकी जांच के लिए राज्यों से एक अद्यतन रिपोर्ट मांगी जा सकती है। इस पर जस्टिस बेला ने कहा, आपने जो सुझाव दिया है, विशेष पॉक्सो न्यायालय वे वहाँ है, विशेष लोक अभियोजक भी हैं, प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों का प्रशिक्षण है। अब चीज़ें सुव्यवस्थित हो गई हैं। यह स्थिति बहुत पहले थी, अब यह नहीं है। जब यह बताया गया कि कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना याचिका दायर की गई थी, तो जस्टिस ने कहा कि न्यायालय के कुछ निर्देशों का कभी पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन मामलों में निपटने और निगरानी करने के लिए पर्याप्त न्यायाधीश नहीं है। न्यायालय ने मामले को स्थगित कर दिया और 25 मार्च को इस पर सुनवाई करेगा। इसने मौखिक रूप से कहा कि अगली बार न्यायालय मामले का निपटारा करेगा। हालांकि इसने उच्च न्यायालयों को कोई निर्देश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जोधपुर के JIT मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की पीठ राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस मुन्नरी लक्ष्मण की हाईकोर्ट की खंडपीठ यूनियन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड की ओर से एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें JIT मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करने की अनुमति दी गई थी। सुनवाई के दरमियान जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या प्रवेश की अनुमति देने में योग्यता के किसी सिद्धांत का पालन किया गया है। इस पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से पेश वकील ने बताया कि प्रवेश केवल नीट काउंसलिंग के माध्यम से ही होंगे। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ये दाखिले करेंगी। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा एकल पीठ को 1 महीने के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद यह लंबित है। खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई अब 17 मार्च को होगी।
शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की जमानत रद्द करने की पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया को ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए 17 मार्च को सुबह 11 बजे एसआईटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि अगर पूछताछ के लिए अगली तारीख दी जाएगी तो उस तारीख को भी वहां एसआईटी के सामने पेश होंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब सरकार से पूछा कि पिछली कितनी बार ही तारीख दी गई, अब आप कह रहे हैं कि आपके पास कुछ नए सवाल हैं। पूछताछ में आप सवालों के अपने मन मुताबिक जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि आप इस बात का जवाब दें कि क्या पूछताछ के लिए 2 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत है या कुछ घंटों की ज़रूरत है। मजीठिया की तरफ से कहा गया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है और कोर्ट उनसे पूछताछ के लिए तारीख तय कर दे। मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है, अगर आप चाहें तो 2 दिन में पेश हो जाऊंगा। जबकि पंजाब सरकार ने कहा कि जब उन्हें फ़ोन किया जाता है तो वह कहते हैं कि मुझे ज़मानत मिल गई है, मुझे कुछ भी जवाब नहीं देना है। दरअसल पंजाब सरकार ने ड्रग्स मामले में मजीठिया को मिली ज़मानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनकी ज़मानत रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 नाबालिग बच्चों की हत्या के दोषी एक व्यक्ति की मौत की सज़ा को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी और अन्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए निर्णय दिया। कोर्ट ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि मृत्युदंड को दुर्लभतम मामलों में कम करने वाली और गंभीर परिस्थितियों पर गहन विचार के बाद दिया जाना चाहिए। क्योंकि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी, घटना से पहले उसके अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध थे और अन्य परिस्थितियों पर निचली अदालतों द्वारा विचार नहीं किया गया था। न्यायालय ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता दोषी के गले से जल्लाद का फंदा हटा दिया जाए और इसके बजाय उसे भगवान द्वारा दी गई अपनी अंतिम सांस तक जेल में रहना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें आरोपी अपीलकर्ता को अपने 2 नाबालिग बच्चों की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। मृत्युदंड की पुष्टि करने के लिए हाईकोर्ट के निर्णय से व्यथित होकर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें तर्क दिया गया कि निचली अदालतों ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए उसके पक्ष में मौजूद कम करने वाली और गंभीर परिस्थितियों पर विचार नहीं किया है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, हिरासत में अच्छा व्यवहार और सुधार की संभावना जैसे कारक मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के आधार हो सकते हैं। इस प्रकार न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता को दी गई सजा को मृत्युदंड से संशोधित करते हुए बिना किसी छूट के आजीवन कारावास कर दिया। गंभीर अपराध में मामले में दोषी ठहराए गए लोगों को चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित करने की मांग का मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। वहीं केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करने का मौजूदा प्रावधान पर्याप्त है, क्योंकि आजीवन प्रतिबंध जरूरत से ज़्यादा कड़ी सजा होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपना रुख साफ किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अपराध की सजा पाए लोग जीवन भर चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं, इस पर संसद निर्णय करेगी। सरकार ने यह हलफनामा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 8 और 9 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए नोटिस के जवाब में दाखिल किया था। यह धाराएं किसी भी जनप्रतिनिधि को अपराध साबित होने और सुनाई गई सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करती है।
पीठ ने तब 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश सरकार को दिया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कोर्ट को बताया था कि लोकसभा के 544 सदस्यों में से 225 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 की आड़ लेने को भी चुनौती दी गई। केंद्र ने बताया कि धारा 8 के मुताबिक किसी विशेष अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जेल की अवधि पूरी होने के बाद 6 साल तक अयोग्य घोषित किया जाता है। इसी तरह धारा 9 में यह प्रावधान है कि भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के कारण बर्खास्त किए गए लोक सेवकों को बर्खास्त करने की तारीख से 5 साल तक पात्रता से वंचित रखा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति द्वारा मस्जिद की सफेदी की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एएसआई की 28 फरवरी की रिपोर्ट के खिलाफ समिति की आपत्तियों को रिकॉर्ड पे लिया गया। न्यायालय ने मस्जिद समिति की आपत्तियों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एएसआई को 10 मार्च तक का समय दिया है। समिति इस समझौते पर भरोसा करते हुए तर्क दे रही है कि उसके पास मस्जिद की सफेदी करने का अधिकार है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस कार्य की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अधिवक्ता जैन ने जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ के समक्ष ये आपत्ति दर्ज कराई। तर्क दिया गया कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के लागू होने के बाद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के प्रावधानों के तहत सरकार और निजी पक्ष के बीच किया गया कोई भी समझौता मान्य नहीं रह गया है। अधिवक्ता जैन संभल की एक अदालत में लंबित मुकदमे में वादी भी हैं, जिसमें दावा किया गया है कि विवादित मस्जिद का निर्माण 1526 में एक मंदिर को तोड़कर किया गया था। उन्होंने दलील दी कि समझौते की शर्तों के अनुसार भी एएसआई को केवल मरम्मत और सफेदी आदि का करने का अधिकार है, यदि ऐसा आवश्यक हो, न कि मस्जिद समिति। न्यायालय में जैन के हलफनामे में दावा किया गया कि मस्जिद समिति ने एएसआई से अनुमति लिए बिना अपने आप ही इमारत में बड़े बदलाव किए हैं और हिंदू चिन्हों और प्रतीकों को खराब करने और छिपाने के लिए दीवारों और खंभों पर रंग रोगन किया है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय, एएसआई, प्रतिवादी और मस्जिद समिति ने इस बात पर भी चर्चा की कि मस्जिद का मूल नाम क्या था। वास्तव में 1927 के समझौते में मस्जिद को जुमा मस्जिद कहा गया है, जबकि प्रतिवादी ने इसे जामी मस्जिद कहा है। हालांकि समिति का दावा है कि इसे वास्तव में जामा मस्जिद कहा जाता है। निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को केवल उन्हीं फार्मेसियों से दवा प्रत्यारोपण मेडिकल डिवाइस खरीदने के लिए बाध्य करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, जो कथित तौर पर अधिसूचित बाजार दरों से अधिक शुल्क लेती है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर विचार करने और उचित समझे जाने पर नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले का निपटारा करते हुए आदेश दिया। हम इस याचिका का निपटारा करते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वे इस मुद्दे पर विचार करें और उचित समझ जाने पर उचित नीतिगत निर्णय लें। न्यायालय ने आगे सवाल किया कि क्या संघ या राज्यों के लिए नीति पेश करना विवेकपूर्ण होगा, जो निजी अस्पतालों के क्षेत्र में प्रत्येक गतिविधि को विनियमित करती है। न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय जैसे विषय सूची 2 या राज्य सूची में आते हैं, इसलिए राज्य सरकारें अपनी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक उपाय कर सकती हैं। याचिकाकर्ताओं ने निजी अस्पतालों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे रोगियों को केवल अस्पताल की फार्मेसियों से दवाइयाँ, डिवाइस या प्रत्यारोपण खरीदने के लिए मजबूर न करें। इस मुद्दे के समाधान के लिए उन्होंने संघ या राज्यों को अपेक्षित नीति बनाने का निर्देश देने की भी मांग की। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अस्पताल की फार्मेसियों द्वारा अधिसूचित एमआरपी की तुलना में अत्यधिक कृत्रिम कीमतों पर दवाइयाँ आदि बेची जाती है। केंद्र और राज्य दोनों ही मरीजों के शोषण को रोकने के लिए अपेक्षित विनियामक और सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहे। अपना आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने संघ के इस रुख पर विचार किया कि मरीजों के लिए अस्पतालों या उनकी फार्मेसियों से दवाई आदि खरीदना कोई बाध्यता नहीं है और राज्य या संघ शासित प्रदेशों ने याचिकाकर्ताओं के इस मुद्दे पर सवाल उठाया तथा बताया कि सस्ती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में जो जन औषधि की दुकानें हैं वो स्थापित की गई।
दहेज हत्या से जुड़े मामले में जमानत की शर्तें क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में क्या कहा है, ये बताएंगी इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में डाउरी डेथ अक्यूज्ड एक्विट कैसे हो जाते हैं? इसी सवाल को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही जरूरी और संजीदा निर्णय लिया है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 80 में डाउरी डेथ जैसे घनिष्ठ अपराध के लिए उसकी सजा का उल्लेख है, पर वीक ग्राउंड्स, लैक ऑफ एविडेंस और लकूनास के चलते कई अक्यूज्ड इस हीनियस क्राइम की सजा से छूट जाते हैं। शाहीन अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा है कि स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटिनी एंड heightened vigilance is necessary in matters where a young woman dies in her matrimonial home soon after her marriage. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ लोगों के न्यायालय के प्रति जागरूकता और छवि को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में विक्टिम के इन लॉज के बेल खारिज कर दी है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। मुंबई आईटीएटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट वर्सेस एसीआईटी मामले में सुनवाई हुई। मामला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट के इर्द गिर्द घूमता है, जिसने आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत कर छूट से इनकार करने को चुनौती दी थी। आयकर विभाग ने तर्क दिया कि एनआईबीएम की गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित करना इसे धारा 2/15 के तहत एक वाणिज्यिक इकाई बनाती है। हालांकि न्यायाधिकरण ने एनआईबीएम के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि शुल्क वसूलने का मतलब यह नहीं है कि कोई संस्थान अपनी धर्मार्थ स्थिति खो देता है, जब तक कि वह लाभ के उद्देश्य से और उसके बिना काम करता है। यह मामला इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि अनुसंधान और प्रशिक्षण पर केंद्रित शैक्षणिक संस्थान अभी भी कर छूट के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी देंगे मुंबई से हमारे इंडिया लीगल रिसर्चर अर्पित थॉमस, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पित, लोगों को इस पूरी सुनवाई से क्या कुछ जानना और समझना चाहिए, इस पर पूरा प्रकाश डालिए। एनआईबीएम जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस एसीआईटी के बीच में एक केस था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो आरबीआई द्वारा स्थापित की गई है। ये इंस्टीट्यूट बैंकिंग, फाइनेंस और एजुकेशन को प्रमोट करती है। एनआईबीएम ने सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के तहत टैक्स एक्सेम्पशन क्लेम किया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर एओ ने इसको डिनाई किया, ये कहते हुए क्योंकि ये कमर्शियल नेचर है, क्योंकि ये ट्रेनिंग और सेमिनार्स के लिए फीस चार्ज करते हैं। एओ ने सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 2009 का जो अमेंडमेंट है उसको अपने मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि ट्रेड और कॉमर्स से जुड़े इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्पशन नहीं देता। यहाँ हम जब देखते हैं, मुद्दे की बात यह है कि क्या एनआईबीएम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के अंडर एग्जामिनेशन ले सकता है? क्या फीस चार्ज करने से एक कमर्शियल एंटिटी बना देता है? क्या सेक्शन 215 का प्रोविजो अप्लाई होता है जो ट्रेड और कॉमर्स वालों इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्प्ट नहीं करता? यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रिब्यूनल का फैसला ये था कि एनआईबीएम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और फीस चार्ज करना इसे कॉमर्शियल नहीं बनाता। सेक्शन 2 सबसेक्शन का 15 का प्रोविजो तभी अप्लाई होता है जब प्रॉफिट मोटिव हो, जो यहाँ पर नहीं था। ट्रिब्यूनल ने एग्जम्पशन एनआईबीएम को दिया और कहा कि ये गलत तरीके से इनको टैक्स एग्जम्पशन नहीं दिया गया था। आगे भी सुनवाई के लिए कोर्ट अभी फिलहाल के लिए रद्द है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अर्पित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.